Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are continuing the discussion of our topic of law and economics, and today we are going to study Pareto efficiency. देखिए Pareto efficiency के बारे में आप पहले से जानते हैं क्या मतलब होता है Pareto efficiency का। ऐसा allocation where no one can be made better off without making someone else worse off. तो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं क्या है पेरेटो एफिशिएंसी। बात वही है जो आप पहले से जानते हैं, कुछ नया नहीं है। पहले लिख लीजिए फिर समझाते चलूँगा साथ में। द इकोनॉमिक अप्रोच टू लॉ इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। वी कंसिडर अ सोसाइटी of two individuals and a fixed level of two goods, या फिक्स लेवल ऑफ गुड्स कह लीजिए। अब टू छोड़ दीजिए क्योंकि मैं एजवल बॉक्स तो बनाऊंगा नहीं यहाँ पे। फिक्स लेवल ऑफ गुड्स आपने माइक्रो में पढ़ा था, दो इंडिविजुअल्स दो गुड्स, तो यहाँ टू छोड़ दीजिए। फिक्स लेवल ऑफ गुड्स विच हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम। Let us define an allocation. Let us define an allocation which provides distribution of the goods between the individuals. एक allocation क्या करता है? goods को distribute करता है दो individuals के बीच में। अब वो allocation Pareto efficient कब होगा? The allocation that we call Pareto efficient, the allocation that we call Pareto efficient are best among the all possible allocations, in the sense that they satisfy the following two conditions. Number one, allocation A is Pareto superior to allocation B. Allocation A is Pareto superior to allocation B if both individuals, या ऐसे कर लीजिए, if on movement from B to A, both individuals are at least as well off at A as they were at B, and at least one of them is strictly better off. इस बात का मतलब ये है कि जब मैं B से A में जाता हूँ, तो उनमें से किसी का नुकसान नहीं हुआ है। B से में जाने पे दोनों कम से कम वहाँ तो खड़े ही हैं जहाँ वो पहले थे, कम से कम, और कम से कम उनमें से कोई एक ऐसा ज़रूर है जिसको फ़ायदा हो गया। हो सकता है दोनों को फ़ायदा हो गया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक वहीं का वहीं खड़ा रह गया और दूसरे को फ़ायदा हो गया हो, ठीक है। किसी एक का नुकसान किए बिना अगर दूसरे का फायदा किया जा सकता है तो वो Pareto improvement कहलाता है। When someone can be made better off without making someone else worse off, we call it Pareto improvement. तो B से A में जाने पर, जब B से A में गए तो जो दो इंडिविजुअल्स थे उन दोनों में से किसी का नुकसान नहीं हुआ, मगर कम से कम किसी एक का फायदा जरूर हो गया। दोनों का भी फायदा हो सकता है। तो पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम Pareto सुपीरियरिटी की बात करते हैं या Pareto इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो कम से कम कोई एक इंडिविजुअल ऐसा है जो बेटर ऑफ हुआ है और कोई भी ऐसा नहीं है जो वर्स ऑफ हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं जो वर्स ऑफ हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? पॉइंट नंबर 2, allocation A is Pareto efficient if there exists no other allocation that is Pareto superior to A. A efficient तब होगा जब कोई और ना बचे, जो ऐसी कोई एलोकेशन ना बचे जो A से सुपीरियर हो। यानी देखिए, जब आप मान लेते हैं आप एलोकेशन D पे थे, D से C पर आए, जब आप D से C पर आए तो एक इंडिविजुअल को फ़ायदा हुआ, फर्स्ट को, सेकंड अनचेंज रहा। फिर आप C से B पर गए तो सेकंड को फ़ायदा हुआ, अब A अनचेंज रहा।
और जब बी से ए पर आए तो दोनों को कुछ कुछ फ़ायदा हो गया। अब यहाँ से कहीं भी जाएंगे तो नुकसान होगा किसी ना किसी का ज़रूर। तो यानी अब ए क्या है, ए परेटो एफिशिएंट हो गया, यानी डी से सुपीरियर सी था, सी से सुपीरियर बी था, बी से सुपीरियर ए है, लेकिन ए से ए के बाद कहीं और जाने पर किसी न किसी का नुकसान ज़रूर होगा। तो ऐसी अब कोई एलोकेशन नहीं बची जो ए से सुपीरियर हो, तो इस केस में ए क्या होगा, ए होगा परेटो एफिशिएंट। एट परेटो एफिशिएंट एलोकेशन ऑल द गेन्स ऑफ ट्रेड हैव बीन एग्जॉस्टेड। जितने भी गेन्स है ट्रेड के सब आपने एग्जॉस्ट कर लिए हैं। अब किसी और ट्रेड को करने के बाद म्यूचुअली एडवांटेजियस पोजीशन कोई बची नहीं है। ऐसा ज़रूर होगा किसी एक को फ़ायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये जो हम ये बात तो पहले से पढ़ते हैं, आप इसको मैं बड़ी अभी कह सकते हैं सतही बात कर रहा हूँ, बस सरफेस लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप इसको इन डेप्थ माइक्रो में एजवर्थ बॉक्स के साथ पढ़कर आते हैं। अब क्योंकि सब्जेक्ट की लिमिटेशन में उतना डीप यहाँ जा नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वरना टाइम सारा वहीं खर्च हो जाएगा और उसकी यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि परेटो एफिशिएंसी का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जब आप किसी और एलोकेशन में जाने पर कम से कम किसी एक का फ़ायदा करते हैं दूसरे नुकसान किए बिना, तो परेटो इंप्रूवमेंट है। और ऐसी कोई अगर इंप्रूवमेंट आप संभव नहीं है, सारी इंप्रूवमेंट्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब जहाँ आप खड़े हो गए आकर, वो परेटो एफिशिएंसी है, व्हेन नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। अभी जो परेटो एफिशिएंसी है, इसमें दो कुछ आप कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं। मैं दो की बात करूंगा, और भी गिनाई जा सकते हैं, मैं फिलहाल दो की बात करूंगा। आपने पढ़ा था एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व पढ़ी थी आपने, याद है आपको? आपने पढ़ा था एजवर्थ बॉक्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्व। कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या थी? द कर्व विच शोज ऑल द परेटो एफिशिएंट एलोकेशंस। इसका मतलब क्या है सीधा सीधा, कि कोई एक ऐसा एलोकेशन नहीं है जो परेटो एफिशिएंट है, अनेक है। यानी परेटो एफिशिएंट कोई यूनिक एलोकेशन नहीं है, और ये एक झगड़े की वजह हो सकती है। देखिए, आप कहते हैं जी ये बंडल एफिशिएंट है, मैं कहता हूं ये बंडल एफिशिएंट है, आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं, लेकिन ये जो बंडल 1 है इसमें आपको एडवांटेज है, ये जो बंडल 2 है इसमें मुझे एडवांटेज है। तो आप चाहेंगे कि बंडल 1 जो है वो सोशल ऑप्टिमम बंडल बन जाए, यही बंडल हो जिसमें सबका एलोकेशन हो, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा है। मैं चाहूँगा इसका उल्टा, मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, 1 नहीं 2 होना चाहिए, 2 भी तो परेटो एफिशिएंट है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है 2 में फ़ायदा है मेरे को। तो ये जो एब्सेंस ऑफ यूनिकनेस है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, और इसी वजह से फिर लॉ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लिखिए लिमिटेशंस ऑफ परेटो एफिशिएंट। The following are some limitations or drawbacks of Pareto efficiency. Number 1, it does not necessarily lead to a unique allocation. In fact, an infinite number of allocations may satisfy the definition of Pareto efficiency. इनफाइनाइट एलोकेशंस ऐसी हो सकती हैं जो परेटो एफिशिएंट हो। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, तो बहुत आसान सी बात है। देखिए, मान लेते हैं दो इंडिविजुअल्स हैं, ये यूटिलिटी है इंडिविजुअल 2 की, ये यूटिलिटी है इंडिविजुअल 1 की, और ये हमारे परेटो एफिशिएंट बंडल्स का सेट है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, ए से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, ए से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं। ए से वर्टिकल लाइन जहां कर्व पे जाके मिलती है उस पॉइंट को बोल देता हूं मैं बी, और जहां हॉरिजॉन्टल मिलती है उसको बोल देता हूं मैं सी। समझने की बात है, बहुत आसान है। देखिए, जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, तो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि जो इंडिविजुअल 2 है वो तो यहीं, उसकी यूटिलिटी यहीं की यहीं खड़ी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ए जो है, सॉरी इंडिविजुअल 1 जो है, उसको गेन हो रहा है, उसकी यूटिलिटी U1 इंक्रीज़ कर रहा है। वो यहाँ था, यहाँ से इंक्रीज़ करता करता वो यहाँ तक पहुँच गया।
तो यानी ए से बी का जो मूवमेंट है ये परेटो इंप्रूवमेंट है, ठीक है। और बी के बाहर आप जा नहीं सकते क्योंकि वो क्या हो जाएगा, इनफीजिबल सेट्स हो जाएंगे। तो ये ए से बी का जो मूवमेंट है ये सारे के सारे जो बंडल्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे परेटो इंप्रूवमेंट है। और बी पे जाके क्या हो गया, बी पे जाके आप परेटो एफिशिएंसी पर आ गए, क्योंकि इसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते, वो नॉन फिजिबिलिटी हो जाएगी। आप कहेंगे सर ये तो एक ही बंडल आया है जो परेटो एफिशिएंट है, ठीक है, अभी तो एक आया ना, सुनते जाइए, अभी सुनते जाइए। अब दूसरा उपाय करते हैं, मैं ए से बी की तरफ जाने की बजाय ए से सी की तरफ चलता हूँ। अब जब मैं ए से सी की तरफ चलता हूँ तो जो इंडिविजुअल 1 है ये श्रीमान जी, इनकी यूटिलिटी तो यहाँ पे फिक्स हो गई, लेकिन जो इंडिविजुअल 2 है उनकी यूटिलिटी अब बढ़ रही है, बढ़ते 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 यहाँ पहुँच गए। तो सी पे जाके क्या हो गया, आप एक परेटो एफिशिएंट पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है। तो 2 हो गए, आप कहेंगे सर चलो 2 ही तो हुए, ठीक है जी। अब मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चलने की बजाय ऐसे चलता हूँ, देखिए ये डायरेक्शन में चलता हूँ। अब ऐसा चलने पे क्या होगा, ऐसा चलने पे होगा ये कि कुछ कुछ यूटिलिटी 1 की भी बढ़ेगी, कुछ कुछ 2 की भी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ, इसको बोल देता हूँ B1। यहाँ चलने पे पहुँचा तो यहाँ पहुँच गया B2। ऐसे मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स में जा सकता हूँ, ठीक है। तो बी और सी के बीच में इनफाइनाइट बंडल्स हैं जो सब के सब परेटो एफिशिएंट है, और इतने सारे जब परेटो एफिशिएंट बंडल होंगे तो ये कैसे तय किया जाएगा कि सोशली डिजायरेबल बंडल कौन सा है, कौन सोशली ऑप्टिमम है, ये समस्या है, ठीक है। इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैंने लिखवाया भी आपको क्या कि लैंग्वेज में भूल गया क्या बोली, बस मैंने ये बोला आपको कि इट डज नॉट लीड टू यूनिक एलोकेशन विच कैन बी टर्म्ड एज परेटो एफिशिएंसी। वी कैन ईजिली डिपिक्ट दिस सिचुएशन थ्रू अ डायग्राम। ये डायग्राम आप बना लीजिए। हेयर we mark a curve, z dash, which shows all the Pareto optimum allocations, all the bundles which are inside curve OZ z dash, जो OZ z dash के अंदर है, they are Pareto inefficient, and all the bundles which are outside OZ z dash they are infeasible। वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, उतने आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं ना, स्केर्सिटी होती है हमारे पास। नाउ लेट अस मार्क अ बंडल ए विद इन द सेट OZ z dash। OZ z dash के अंदर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं A, and A is such that at A individual 1 is getting the satisfaction U1A and individual 2 is getting the satisfaction U2A। 1 को नीचे कर लेते हैं 1 2 को, वरना कई बार पावर लग जाती है, बच्चे कई बार क्या बोल देते हैं, U स्क्वायर बोलने लग जाते हैं। U1A U2A। Suppose we start moving vertically upwards from A towards B। Now in this scenario the satisfaction of individual 2 remains unchanged at U2A, while satisfaction of individual 1 increases, keeps on increasing। So this vertical movement is Pareto improvement, क्योंकि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उसके बिना दूसरे को फायदा दे रहे हैं। And when we reach at B we obtain one Pareto efficient allocation, क्योंकि इसके आगे आप जा नहीं सकते, इसके आगे आपको जाना है तो रिसोर्सेज और चाहिए, वो है नहीं। Similarly when we move horizontally rightwards from A towards C, in this movement the satisfaction of agent 1 remains constant at U1A, while utility or satisfaction जो भी कहना चाहें, utility of agent 2 keeps on rising। So this movement is also Pareto improvement, and when we reach at point C we obtain another Pareto efficient point। Similarly if we move in the direction of AB dash, utility of both the agents will increase। At B dash both the agents will be better off। Similarly if we move from
A to B double dash, again both the agents will be better off. So we obtain some more efficient points B dash, B double dash. In this way from B to C, आप लिखते चल रहे हैं ना, in this way from B to C we can obtain infinite number of efficient points. आप कहेंगे सर ये तो finite space है सर, हम मान के चलते हैं ना perfect divisibility है, तो दो पॉइंट्स के बीच में 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट डिविजन्स हो सकते हैं, इसलिए. सो दिस एग्जांपल क्लियरली illustrates that there are large number of efficient allocations. There are large number of efficient allocations which are possible, जो possible हैं. और ये जो इतने सारे जो आपके पास Pareto efficient bundles आ जाते हैं, अब इनमें से आप ये कैसे तय करेंगे सोशल ऑप्टिमम कौन सा है? These all Pareto efficient bundles, they are non-comparable among themselves. उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है. So this is a cause of confusion. Second limitation ये है non-comparability. अब देखिए, मैं एक A है बंडल और एक है बंडल D. एक बंडल A है, एक है D. A से D में जाने पर क्या होता है कि A को तो नुकसान होता है, 1 को तो नुकसान हो रहा है क्योंकि 1 का सेटिस्फेक्शन फॉल कर रहा है, मगर 2 को फायदा हो रहा है. अब आप क्या कहेंगे इसको, इस मूवमेंट को क्या कहूँ? क्या इसको Pareto एफिशिएंसी कहूँ, Pareto इम्प्रूवमेंट कहूँ, क्या कहूँ? तो यहाँ पे नॉन कंपेरेबिलिटी का क्लॉज लग जाता है. देखिए, द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ Pareto efficiency is that there can be bundles which are non comparable. For example, when we compare bundle A and D, on movement from A to D, agent 2 is better off, but agent 1 is worse off. So we cannot conclude which bundle is better allocation. इसके बारे में अभी चर्चा करूंगा आपके साथ, इस बारे में एक बात बताऊंगा आपको, ठीक है, मगर यहाँ पे हम ये नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसके लिए हमारे पास एक उपाय है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल Pareto एफिशिएंसी. पोटेंशियल Pareto एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं कैल्डर-हिक्स एफिशिएंसी. देखिए क्या कहानी है, आपको लेके चलता हूँ वो माइक्रो वाला एग्जाम्पल पे, जो वो था फिशरी और स्टील मिल वाला एग्जाम्पल. स्टील मिल जो है वो अपस्ट्रीम काम करे, एक नदी बह रही है जी, देखिए एक रिवर बह रही है, ये रिवर बह रही है, ठीक है. अपस्ट्रीम जो है इसमें यहाँ पे एक स्टील मिल है और डाउनस्ट्रीम यहाँ पे एक फिशरी है. स्टील मिल क्या करती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है और नदी में छोड़ देती है, वो बह के नीचे आता है और इस पॉल्यूशन की वजह से जो फिशरी है इसको नुकसान होता है. अब पॉइंट ये है कि स्टील मिल को इस पॉल्यूशन से मान लीजिए 500 रुपए का फायदा हो रहा है और फिशरी को इस पॉल्यूशन से 400 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है. स्टील मिल को क्या हो रहा है, 500 का फायदा, फिशरी को हो रहा है 400 का नुकसान. आपने ना एक वहाँ पे एक उपाय पढ़ा था, वन सॉल्यूशन ऑफ एक्सटर्नैलिटी, वो था मर्जर. क्या आप इन दोनों को एक फर्म बना दीजिए. अब इसमें क्या होगा कि स्टील फर्म देखेगी मेरे को 500 का नुकसान हो रहा है, 400 का फिशरी नुकसान, मेरे को 500 का फायदा है पॉल्यूशन करके, फिशरी को 400 का नुकसान है. फिशरी सरकार के पास जाएगी, शिकायत करेगी स्टील मिल की, भाई देखो इसको रोको, ये पॉल्यूशन कर रहा है, इससे हमें नुकसान हो रहा है. अब स्टील मिल क्या करेगी, फिशरी को ये कहेगी कि देखिए सुनिए भाई साहब, आपको 400 का नुकसान है, ये लीजिए 400 रुपये मैंने आपको दे दी, मुझे पॉल्यूशन करने दीजिए. आपका नुकसान मैंने पूरा कर दिया, आपको 400 घाटा हो रहा था, आपका नेट बार बार फट जाता है पॉल्यूशन की वजह से, ये 400 रुपये आप मुझसे ले लीजिए, ठीक है, और मुझे पॉल्यूशन करने दीजिए. ऐसा होने पे क्या हुआ, ऐसा होने पे हुआ ये कि स्टील मिल अब भी 100 रुपये के फायदे में. आप कहेंगे सर फिशरी वाला 400 में क्यों मान जाएगा,
अगर मैं 400 नुकसान मुझे ज़्यादा चाहिए, ठीक है चलो 420 दे रही है, 430 दे रही है, 440 दे रही है, 450, 470, 80, 90, 500 दे दिए, फिर भी क्या होगा? अब यहाँ पे फिशरी को फायदा होगा, स्टील फर्म वहीं की वहीं रह गई, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर इस स्टील फर्म को बंद ही कर दिया जाए तो ये जो 100 रुपए का सोशल सरप्लस है ये खत्म हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है? 100 रुपए का सोशल सरप्लस जनरेट हो रहा है, स्टील फर्म 500 रुपए का बेनिफिट अर्न कर रही है, फिशरी को 400 का नुकसान हो रहा है। नेट अगर देखा जाए तो 100 रुपए का सोशल सरप्लस है जो जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर इस स्टील फर्म को बंद करवा दिया जाए तो ये सोशल सरप्लस खत्म हो जाएगा। यही कैल्डर हिक्स एफिशिएंसी का मतलब है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफ गेनर्स आर गेनिंग मोर देन व्हाट लूजर्स आर लूजिंग, then the gainers can compensate the losers। अगर गेनर्स को ज्यादा फायदा हो रहा है लूजर्स के नुकसान से, तो गेनर्स लूजर्स को कंपनसेट कर सकते हैं, और इस कंपनसेशन से ये प्रोसेस है वो चलती रहेगी, सोशल वेलफेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये इस पूरे कहानी का क्रक्स है। अब लिख लीजिए इस बारे में थोड़ी सी बातें। इकोनॉमिस्ट ऑफन एड्रेस दिस नॉन कंपेरेबिलिटी प्रॉब्लम। अब देखिए वही समस्या है, नॉन कंपेरेबिलिटी। ए से जो डी पे जा रहे हैं, एक एजेंट को फायदा हो रहा है को नुकसान हो रहा है। ये वही एग्जांपल है कि इसमें क्या हो रहा है, इस पॉल्यूशन से स्टील फर्म को फायदा हो रहा है, फिशरी को नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या फायदे वाले का फायदा नुकसान वाले के नुकसान से ज़्यादा है? तो अगर ज़्यादा है तो ठीक है, उस प्रोसेस को चलने दो। तो अगर जो एजेंट 2 का गेन है ए से डी के मूवमेंट में, वो एजेंट 1 के लॉस से ज़्यादा है, तो एजेंट 2 एजेंट 1 को कंपनसेट कर देगा, फिर भी फायदे में रहेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट ऑफन एड्रेस दिस नॉन कंपेरेबिलिटी प्रॉब्लम बाय employing a relaxed notion of Pareto criterion, which is commonly referred to as Kaldor-Hicks efficiency. It is basically a cost benefit analysis. ये cost benefit analysis है। If in the movement from A to D, for example, agent 2 is gaining more than what agent 1 is losing, agent 2 is gaining more than what agent 1 is losing, then agent 2 can compensate agent 1 for its loss. Still the social welfare will increase. Let us consider one example where we have a steel firm and a fishery. Steel firm is located upstream the river, fishery is located downstream the river. Steel firm is polluting the river, which is increasing the cost of the fishery. आप लिखते चल रहे हैं साथ में, ठीक है, which is increasing। आपको वैसे नोट्स में दे दूंगा, फिर भी अपने हाथ से लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस है। Steel firm is polluting the river, which is increasing the cost of fishery. Suppose with this pollution, the gain of steel firm is 500 rupees and the loss of fishery is 400 rupees. Now, in this case, if steel firm compensates the fishery of its loss, still steel firm will be net beneficiary with 100 rupees. This means with this arrangement, the social welfare has increased by 100 rupees. So Kaldor-Hicks efficiency is based on cost benefit analysis, and changes in policy or law are efficient if gains exceed losses. It is also consistent with wealth maximization, क्योंकि देखो ओवरऑल वेलफेयर तो बढ़ रहा है, सबकी वेल्थ तो बढ़ ही रही है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, in that changes which satisfy the Kaldor-Hicks criterion must increase aggregate wealth,
बाय द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स, जैसे यहाँ पे हो रहा है। एग्रीगेट वेल्थ बढ़ना चाहिए, बेसिक बात ये, ठीक है। तो अगर आपकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है ओवरऑल, तो आप कह सकते हैं कि ये एक एफिशिएंट क्राइटेरियन है, कैल्डर हिक्स है। अब यहाँ पे कंपनसेशन पे किया जाएगा क्या, पता नहीं। इसमें आता है कंसेंशुअल वर्सेस नॉन कंसेंशुअल एक्सचेंज। देखिए, आपने पढ़ा था कि आप प्रॉपर्टी राइट्स बना दीजिए कि जो स्टील फर्म है वो पॉल्यूशन कर सकती है, ठीक है। तो कुछ कंपनसेशन देने का मतलब ही नहीं है, वो क्यों देगा फिर कंपनसेशन। आपने अगर प्रॉपर्टी राइट दे दिया फिशरी को कि भाई स्टील फर्म पॉल्यूशन नहीं कर सकती है, अब ऐसे में क्या होगा, स्टील फर्म फिशरी के पास जाएगी, बोलेगी भाई साहब हमें करने दो पॉल्यूशन, आपको 400 का नुकसान होता है, 400 मुझसे ले लो, ये 400 मैंने आपको दे दिया, आपका घाटा पूरा हो गया, अब मुझे पॉल्यूशन करने दो। तो ये तो कंसेंशुअल हो गया। लेकिन अगर ऐसा कोई लॉ बने ना और सिर्फ वर्बली कह दिया जाए कि हाँ जी कंपनसेशन हो जाएगा, तो वो नॉन कंसेंशुअल है। और ऐसे में एक्चुअल में कंपनसेशन पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये पता नहीं है। तो लॉ का रोल यहाँ पर ये है कि क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि जब गेनर्स को गेन हो रहा है और उस गेन की वजह से कुछ लोग लूज कर रहे हैं, तो क्या कंपनसेशन पे किया ही जाएगा, ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है। लिखिए, although Kaldor-Hicks gets around the problem of non-comparability under Pareto efficiency, it has the disadvantage that we cannot claim that changes are consensual, since there are actual losers. अब अगर ये नॉन कंसेंशुअल है तो मार्केट फेल करेगी, फिर फिशरी का बिजनेस बंद हो जाएगा, लोगों को फिश मिल नहीं पाएगी, फिर ये मार्केट फेलियर है। when markets fail as a result of some sort of externality, as we discussed in the previous example of pollution, river pollution, not all gains from trade will be exploited. तो अगर मार्केट फेल करती है, market will fail when fishery will be out of the business because of the pollution. Steel firm is not compensating to the fishery and fishery will be out of the business, तो market failure हो गया यहाँ पे, क्योंकि लोगों को फिश तो मिलेगी नहीं। फिर तो स्टील फर्म तो गेन कर रही है लेकिन लोगों का वेलफेयर तो कम हो गया, उनको फिश नहीं मिलेगी, तो एक प्रोडक्ट कम हो गया आपका, तो मार्केट फेलियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा होने पर क्या होगा, ऐसा होने पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। द मार्केट फेलियर वारंट्स the intervention by the government. Yeah, market failure requires the intervention by the government. Such intervention will necessarily create losers and winners. However, the intervention will guarantee that the winners will compensate the losses of the losers. तो यहाँ पर एक इम्प्लाइड कंसेंट हो जाएगी, भाई आपको अगर गवर्नमेंट से एक मिल गया है आपके फेवर में एक डिसीजन के, जो स्टील फर्म है या जो भी जिस तरह से भी अगर कोई विनर है, वो आपको अगर आप लूजिंग साइड पर हैं तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मार्केट फेल नहीं करेगा। यानी अगर गवर्नमेंट ये रूल बना देती है कि स्टील फर्म को फिशरी को कंपनसेट करना मैंडेटरी है, तो ऐसा होने पर तो फिर मार्केट फेल नहीं करेगा, फिशरी बिजनेस में रहेगी, क्योंकि उसका नुकसान तो हो नहीं रहा है अब स्टील फर्म के प्रेजेंस की होने की वजह से यहाँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉटम लाइन है वो याद रखना ज़रूरी है कि गेन ऑफ द गेनर्स शुड बी ग्रेटर देन द लॉस ऑफ द लूजर्स। भाई अगर आप पॉल्यूशन करके भी कमा रहे हैं 200 रुपये, आपके 200 रुपये कमाने के चक्कर में सामने वाले का 400 का नुकसान हो रहा है, तो फिर तो आप ही को बंद कर दिया जाएगा। फिर आपको उपाय ढूंढना होगा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, ठीक है। नहीं तो ये तो प्रॉब्लम है, अगर गेनर्स का गेन लूजर्स के लॉस से कम हो गया तो वो तो मार्केट में प्रॉब्लम की वजह बनेगा फिर। तो कैल्डर-हिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि गेन ऑफ द गेनर्स शुड बी मोर देन द लॉस ऑफ द लूजर्स। और दूसरी बात क्या है,
गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ये तय होना चाहिए कि लूजर्स विल कंपनसेट द, सॉरी, विनर्स विल कंपनसेट द लूजर्स। लूजर्स क्यों कंपनसेट करेंगे? ठीक है जी, छोटी सी बात थी, इंटरेस्टिंग बात थी। तो ये अभी मैं थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, तो वहाँ मैंने एक शेर सुना, बड़ा एप्ट है सिचुएशन पर। शेर क्या था कि नई हवा की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जुर्म करने वाले इतने भी बुरे नहीं होते, सज़ा न देकर अदालत बिगाड़ देती है। तो अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो तो ये जो स्टील फर्म है इसको कंपनसेट नहीं करना होगा। ये कंपनसेट नहीं करेगा तो फिशरी गया, मार्केट से आउट हो गया। ठीक है, तो स्टील फर्म इतना बुरा नहीं है जितना उसके ऊपर रेगुलेशन ना होना बुरा है। बात समझे? स्टील फर्म का होना उतना बुरा नहीं है, ज़्यादा बुरा क्या उसके ऊपर रेगुलेशन ना होना। अभी क्या होता है देखो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे अभी जुलाई चल रहा है और 2 महीने की बात है, सितंबर अक्टूबर, सॉरी अगस्त सितंबर, उसके बाद अक्टूबर। अक्टूबर में क्या होगा? अक्टूबर से लेकर जनवरी तक आपको आसमान नज़र नहीं आएगा, नीला आसमान गायब हो जाएगा, काला हो जाएगा, धुआं, पॉल्यूशन। और ये हम सब फेस कर रहे हैं कई सालों से। और इसको फेस करने की वजह ये है, यही एग्जाम्पल, कि वो लोग जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उनसे कोई कंपनसेशन लिया नहीं जा रहा है, उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया जा रहा है। और उनको अकाउंटेबल ना बनाने की वजह, वो जो भी है व्हाटएवर, अकाउंटेबल ना बनाने की वजह से ये पूरा जो नॉर्थ इंडियन रीजन है, यहाँ के लोग सफ़र करते हैं 4 महीना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीना यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। AQI आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे अगर आप यहाँ नॉर्थ में नहीं रहते हैं तो इसलिए जो मैंने अभी शेयर भी इसलिए बोला, आपको बोला कि इम्पॉर्टेंट बात क्या है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पॉल्यूटर का होना बुरा नहीं है, पॉल्यूटर को रेगुलेट ना करना वो बुरा है। ठीक है, तो क्रक्स यहाँ पे क्या है जो हमारे समझना है हमारे को, कैल्डर हिक्स का मतलब क्या है कि पहली बात तो जो भी गेनर है किसी पॉलिसी से, उसका गेन ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट फेलियर नहीं करना चाहते तो वो ये है कि आपको रेगुलेशन चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, ताकि जो विनर्स हैं वो लूजर्स को कंपनसेट करें। राइट, इतनी बात थी, होपफुली आप समझ गए। कोई क्वेरी होगी तो व्हाट्सएप नंबर नीचे है मेरा, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, और जो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं वो डाउट सेशन में आके डाउट पूछिए। ठीक है जी, ओके, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।